अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, मामला यह है कि साबिक पीटीआई रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। मुज़ाकरात की जो पेशकश वज़ीर आज़म की जानिब से की गई थी उसका खैर मकदम किया गया है और कोट लखपत जेल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कैद है उनको परोल पे रिहा करने का मुतालबा किया गया है। वो ये समझते हैं कि अगर परोल पर रिहाई होगी तो मुज़ाकरात बेहतर तरीके से हो सकेंगे और हुकूमत की संजीदगी भी वाज़े हो जाएगी और वो लोग अडियाला जेल जाके बानी पीटीआई को भी राज़ी कर सकते हैं कि जो उनका मौक़िफ़ है उसके अंदर कुछ नरमी लाई जाए। तो ये हुकूमत की तरफ से अगर पहला स्टेप उठाया जाता है तो वो समझते हैं कि ये हालात बेहतर हो सकते हैं और मफाहमत की जानिब एक बेहतर तरीके से कदम बढ़ाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि ये लोग कौन हैं, इनका तो कोई मैंडेट ही नहीं है और अगर ये इस तरह की बात कर रहे हैं तो इनका तो पीटीआई से ताल्लुक ही नहीं है। वही होगा जो इमरान खान कहेंगे। यानी कि इस खत को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया है। तो क्या कोई मफाहमत का रास्ता निकल सकता है, इस पर हमने बात करनी है। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि दूसरी जानिब गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर आप किसी भी तरह की तहरीक चलाएंगे तो हम उसी तरीके से उससे निपटेंगे। उसको जानते हैं कि हमने किस तरह से किसी तहरीक को रोकना है और ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी। 8 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट डे उसके लिए अभी से कंसीडर किया जा रहा है। पंजाब में प्रॉपर्टी ऑनरशिप जो ऑर्डिनेंस है उसके हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स के बाद सूबाई वुज़रा खासी कह लें कि तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं या ये कह लें कि असेंबली फ्लोर के ऊपर ऑर्डिनेंस की हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं। असेंबली में क्या हुआ था पंजाब असेंबली में, वो आपको सुनाते हैं। ये बता सकते हैं 12 करोड़ की सूबे की इस असेंबली में इस ऑर्डिनेंस को किसी बहस के लिए पेश किया गया? आपने अपने आप को ये रस्तू और अफलातून समझा हुआ है। मैं चीफ जस्टिस साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। 12 करोड़ के सूबे की असेंबली से हम इजहार यकजहती करते हैं अपनी अदलिया के साथ। 5044 केसेस का फैसला कब्जा समेत 5000 ओवरसीज यतीम बेवाएं बच्चे नादार आम आदमी को जो है वो कब्जे मिल चुके हैं 5044 केसेस के अंदर। ये उनका हक है जो उनको जो है इस हुकूमत ने प्रोवाइड किया है इस कानून के तहत। एक हकदार को उसका हक देना, इसमें हक छीनना किसका हो गया? हाँ, कब्जा माफिया से हक छीना है, वो हम छीनेंगे। पूरी दुनिया में ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां और ये सिस्टम जो है वो इस वक्त काम कर रहा है। इस वक्त अमेरिका में, बरतानिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, चीन में, ब्राजील में और मैक्सिको में यही कानून जो है जनाब स्पीकर वहां पर जो है वो अमल दरामद इस पे हो रहा है। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? बड़ी ऑनरेबल है हमारे लिए हाई कोर्ट, बट मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि आपने ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मुअत्तल नहीं किया, आपने आज वो गरीबों के राइट्स मुअत्तल किए हैं जो उन्हें फ्री में उनकी दहलीज पे दिए और कह रहे हैं कि क्या डीसी वो केस हल करेंगे। सर, ये पिंकी पीरनी के लगाए हुए डीसी नहीं है, ये फराक होगी कि रिश्वत वाले डीसी नहीं है। अब सुने राणा साहब आला के मेरिट पे लगाए हुए राणा साहब, ये तो हुकूमत का मौक़िफ़ है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम वकला बरादरी की बात करें तो ये एहसन भून साहब हैं और एहसन भून साहब बहुत करीबी समझे जाते हैं मुस्लिम लीग नून हुकूमत के और आज़म नज़ीर ताड़ साहब, और उनका एक ही जो है वो ग्रुप है, इकट्ठे इलेक्शन लड़ते हैं और इसी ग्रुप ने हुकूमत की हमेशा हिमायत की है। तो एहसन भून साहब कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब के जो रिमार्क्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक हैं, उनको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो कानून ड्राफ्ट किया है जिन लोगों ने, उन्होंने बिल्कुल गलत मशवरा दिया और अगर हुकूमत खुद अदालतें लगाने से बाज नहीं आएगी तो फिर वकला सड़कों पर निकलेंगे। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। हुकूमत पंजाब के इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, गैर संजीदा और बचगाना रवैया के खिलाफ है कि उन्होंने मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहिबा ने एक आर्डर पास किया प्रॉपर्टी एक्ट के हवाले से, जिसके जरिए सूबे के इंतहाई जो बासर लोग हैं, MNAs, MPAs, तलका DCs के जरिए वो अपनी कब्जा माफिया की जो अपनी उनकी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के लिए कर रहे थे। और वो कानून तमाम जो हमारे वफाकी कवानीन हैं, फेडरल लॉज हैं, इन सारों को रिडंडेंट कर दिया। तो मैं बिल्कुल इस सारे अमल की मजम्मत करता हूँ और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करता हूँ कि वो अपनी इस स्टेटमेंट को वापस लें।
जी, तो क्या हुकूमत के लिए कुछ मुश्किलात हो सकती हैं कि अगर अपना जो वकला ग्रुप है वो भी इस तरह के बयानात देगा? तो राना साहब, सबसे पहले तो जो आज का अहम मामला है, ख़त लिखा गया वज़ीर-ए-आज़म साहब को, जो वज़ीर-ए-आज़म ने पेशकश की थी उसका खैर मकदम किया गया है। कहा गया है कि जी जो कोट लखपत जेल में कैद लीडरशिप है उसको पैरोल पर रिहा किया जाए, वो जाएँ अडियाला जेल में जाके पानी PTI को जाके मनाएं। PTI कहती है कि जी आपका हमसे ताल्लुक़ क्या है कि आप ख़त लिखते फिर रहे हैं। ये सारी एक्सरसाइज ऑल इन वेन या कोई फ़ायदा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी बड़ी एक सिंपल सी चीज़ है। इस ख़त में मैं फिर आज भी बात वही करता हूँ जो पहले दिन करता हूँ, स्वाए फवाद चौधरी के कौन सा शख्स ऐसा है जो पॉलिटिकल है, जिसकी कोई सियासी हिस्ट्री है, जिसकी कोई सियासी बहुत बड़ा कोई किरदार है, जिसने कोई सियासत में सियासी बुनियाद पर जो आगे आया हो। ठीक। नंबर 1, मुज़ाकरात की दावत दी गई थी तहरीक इंसाफ को। जी। क्या महमूद खान अचकज़ई को कोई ख़त गया? क्या असद कैसर को कोई ख़त गया? क्या बैरिस्टर गौहर को, जिसने कल वेलकम किया था, क्या उनको कोई ख़त गया? नहीं ना गया। पहले तो ये फैसला करना होगा कि तहरीक इंसाफ ये कह किसको रहे हैं। अगर हुकूमत समझती है कि मुसालहती कमेटी तहरीक इंसाफ है, तो फिर हुकूमत को ऐलान करना चाहिए कि हम इस मुसालहती कमेटी के जरिए रास्ता बनाएंगे। हुकूमत ने तो सर बात ही कोई नहीं की, उन्होंने तो ओपन इनविटेशन दिया। ओपन इनविटेशन वो कई अंदर से PTI के बन के सामने आ गए। मैं अब आ जाता हूँ इसी मुसालहती कमेटी पे। हम शेख वकास अकरम को भी साइड पे कर देते हैं। ठीक है। हम इसी मुसालहती कमेटी पे आ जाते हैं जो चाहती है कि इस चीज़ का हल निकले। उन्होंने कहा है कि जनाब पैरोल पे रहा कर दें जो लोग अडियाला में, इधर कोट लखपत जेल में बैठे हैं, करें ना रिहा किसी एक को। अगर तो इनकी बात को मान लिया गया, हमारे ही प्रोग्राम में फवाद साहब ने कहा था जी जी कि आपको कुछ करना पड़ेगा, और उन्होंने कहा था ये लोग जाकर मुलाकात करें, तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं बानी को जानता हूं कि उनको किस तरीके से मनाया जा सकता है, किस तरीके से राजी किया जा सकता है, किस तरीके से उन तक वो असल हकीकत पहुंचाई जा सकती है। अब बात यह है कि एक खत लिख दिया गया। ठीक है। अगर कोई लोग इसको सीरियस लेने वाले हैं और वाकई चाहते हैं कि मसालहत का रास्ता निकलना चाहिए, वाकई चाहते हैं इस मुल्क के अंदर सियासी माहौल जो है उसमें कशीदगी खत्म होनी चाहिए, तो जनाब 1, 2, 4, 6, 10 दिनों में कुछ नहीं तो जो बीमार हैं 1-2 चले उन्हें ही पैरोल पे रहा कर दें। आपको लगता, आप मतलब आपकी गुफ्तगू से मुझे लग रहा है कि आपको उम्मीद नहीं है कैसा होगा? मुझे दूर दूर कोई चांस नजर मैं ये लफ्ज कह रहा हूं 3 दफा, दूर दूर, और आप वाव भी ज्यादा डाल रहे हैं, दूर दूर, बिल्कुल कोई दूर 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 तक चांस नहीं। यानी यहां से लेकर साकब बशीर तक भी चांस नहीं है। यहाँ जितना फासला बनता है 350-400 किलोमीटर, पैदल भी नहीं है। पैदल मैं कह रहा तुसी पैदल कहते हो, तुसी घरीस के भी जाओ ना, ऊंज भी नहीं है भाई। बात ये है कि ये क्यों नहीं है, मैं उसकी वजह बर्दाश्त खत्म हो गया हमारे सियासी लोगों में। अच्छा, बर्दाश्त का सिस्टम खत्म हो गया। मैं पहले दिन से कह रहा हूं जिसने 9 मई किया है, जो 9 मई का मुजरम है उसे बाजार में लटकाना चाहिए, जिसने 9 मई किया। जो नहीं मुजरम उसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को आपस की लड़ाई खुद लड़नी चाहिए जी। पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को सियासी महाज में लड़ना चाहिए और पाकिस्तान के दारों को इस लड़ाई के अंदर नहीं घसीटना चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहता था, गेट नंबर 4 पे जाता कौन है? सियासतदान। दावत कौन देते हैं? सियासतदान। इन्वॉल्व कौन करते हैं? सियासतदान। सारे फायदे कौन लेते हैं? सियासतदान। अगर आज आप उठा के देख लें पाकिस्तान की हिस्ट्री को उठा के देख लें, तो ये जो 5300 अरब करप्शन है, तो इसमें अगर आप नजर दुरा के देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर बहती गंगा में सबसे ज्यादा नहाने वाले जो सियासी हुकूमतों का दौर की वो रिपोर्ट है ना, वो है। तो फिर हम बुरा किसको कहते हैं? फलां को। साकिब साहब, दूर दूर तक राना साहब को इस एक्सरसाइज का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा।
आपको लगता है कि ये जो बाहर वाली लीडरशिप है उसको इररेलेवेंट कर सकता है? अगर वाकई कोई एक शख्स भी पैरोल पर निकल आए तो फायदा गवर्नमेंट को होगा? गवर्नमेंट इस पे सोच भी सकती है, उसकी कुछ वजूहात हैं। पीटीआई की जानिब से आज मुज़ाकरात की जो ऑफर थी उसको मुस्तरद किया गया है जी। ये वैसे जो स्टेटमेंट है पीटीआई की वो पढ़कर कदरे जो है वो मुझे तो हैरानी हुई है कि एक तरफ पीटीआई की इसी स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि हम इसको मुस्तरद करते हैं और जो वज़ीर आज़म है उनके पास मैंडेट नहीं है और ये तो मुलाकात नहीं करवा सकते, तो ये हम हमारे साथ मुज़ाकरात क्या करेंगे। ये सारी कहानी चला के आखिर में कहते हैं कि क्योंकि मैंडेट जो है वो महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास साहब के पास है, तो आपने अगर मुज़ाकरात की बात करनी है तो उनसे करें। अब सिनेरियो ये है कि फ़र्ज़ करें कि कल राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, तो पीटीआई की क्या पोजीशन होगी? तो मैंडेट तो पीटीआई ने दिया हुआ है या इमरान खान साहब ने दिया हुआ है। तो ये मेरे लिए हैरान कुन और कंट्राडिक्टरी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला बयान है कि चे जाए कि पीटीआई ये कहती कि हुकूमत ने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो उनसे रब्ता करे, उनको मुस्तरद करके सारी कहानी ख़त्म करके, इस तरह होगा क्या? कल हम बात कर रहे थे कि जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं वो सारी सिचुएशन को समझते हैं कि वो आगे बढ़ें, मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं, पीछे से पीटीआई हट जाए, वो कहे कि नहीं जी हम तो इस तरह करने चाह रहे थे, इस तरह करने जा रहे थे। आज का पीटीआई का बयान को वो इसी तरह ही देखेंगे कि ये क्या हमें कह रहे हैं मैंडेट है और खुद मुस्तरद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो कोटला खपत जेल से ये 5-6 दिन पहले एक बयान साकिब साहब इस पे पहले कमेंट ले लें। कल राणा साहब से जब मैंने यही बात पूछी थी तो राणा साहब का इसमें एक राय है जो कि दुरुस्त है कि गवर्नमेंट ऐसा करे कि ऐसा करके देख ले, अचकज़ई साहब आगे बढ़े, पीछे से पीटीआई फारिग हो जाए तो कल को पीटीआई पे कोई भरोसा ही नहीं करेगा, तो हुकूमत को तो फायदा होगा इससे। मैंने पीटीआई के एक बड़े सीनियर शख्स से इसी बात पे बात की। मैंने कहा जी हमने प्रोग्राम करना होता है। उसने कहा जी पीटीआई मुज़ाकरात का हिस्सा ना थी, ना है, ना बनेगी। अच्छा, मुज़ाकरात का मैंडेट जिनके पास है वो जाने। जब कप्तान ने वाज़े कह दिया हुआ है कि तहरीक इंसाफ का कोई शख्स मुज़ाकरात नहीं करेगा। अच्छा साकिब साहब, मियां नवाज शरीफ की एक वीडियो बड़ी वायरल होती है। वो कह रहे थे कि जी के नीचे से नारा लगा तो उन्होंने कहा कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने कदम बढ़ाया था, मुड़ के देखा था तो कोई नहीं खड़ा था। आप ये समझ रहे हैं कि महमूद अचकज़ई साहब के साथ भी ऐसा हो सकता है कि वो मुज़ाकरात के लिए कदम बढ़ाएं, पीछे मुड़ के देखे तो पीटीआई ना खड़ी हो? नहीं, इसमें तारा साहब एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, जो कोटला खपत जेल की जो क़यादत है वो और पीटीआई की मौजूदा क़यादत यानी कि तर्जुमान का बयान, ये दोनों कंट्राडिक्टरी हैं। वो कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात या कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाए और ये कह रहे हैं कि हम रिजेक्ट करते हैं जी। और जिससे पीटीआई या इमरान खान साहब आज तक ये कहते आए हैं कि हमने जिस से मुज़ाकरात करने हैं, जिसके पास ताकत है, उनकी तरफ से बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये बात कई दफ़ा कही जा चुकी है कि आपने अगर बात करनी है तो हुकूमत वक्त से आपको बात करनी पड़ेगी। तो ये कंट्राडिक्शन मुझे समझ नहीं आई कि शाह महमूद कुरैशी या उस पूरी क़यादत जो कोटला खपत जेल है उनके पास पीटीआई की मौजूदा क़यादत उस तरह जाती भी नहीं है, उनसे मुलाकातें भी नहीं करती, उनके खतूत आ रहे हैं और उनके खतूत को इनडायरेक्टली रिजेक्ट भी किया जा रहा है। तो ये जो सिचुएशन है मुझे बड़ी ऑकवर्ड लग रही है और इससे महमूद खान अचकज़ई जो बात आगे बढ़ाना चाह रहे हैं उस पर भी मेरे ख्याल में नेगेटिव असरात होंगे। बाकी रही फवाद चौधरी, उनकी जो लिंक है वो कोटला खपत जेल है और वो जो पैरोल पर रिहाई की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो वो यही है कि पैरोल पर रिहाई हो, वो अडियाला जेल आए, बात करें, कन्विंस करें, फिर जो है वो रास्ता निकल सकता है। अच्छा राना साहब, 2-3 रोज से इस चीज पे मैं कंफ्यूज था, आज साकिब साहब भी कंफ्यूज है। मैंने आपसे सवाल भी किया था कि अब कंफ्यूजन है कि अचकज़ई साहब का क्या स्टेटस है, भी नहीं होगा। आपका क्या ख्याल है? अचकज़ई साहब का स्टेटस वही है जो पहले दिन से था। मैंडेट है उनके पास, मैंडेट है, मुकम्मल मैंडेट है। आप क्यों नहीं गौर करते कि अचकज़ई साहब को उन तमाम अरकान ने जो तहरीक इंसाफ के थे साइन करके अपोजिशन लीडर नामजद किया जी, और जब अपोजिशन लीडर नामजद किया गया है तो कोई बात थी तो अपोजिशन लीडर नामजद किया गया ना। आज के दिन तक भी, स्टिल आज के दिन तक भी
किसी जगह से ये लफ्ज नहीं आया, पूरी प्रेस रिलीज के अंदर जो भी है अगर लिखा गया है कि जनाब इख्तियारात अचकजई के पास हैं, मुज़ाकरात, ये नहीं कहा गया कि जनाब हम महमूद खान अचकजई जो है उनके भी अमल को नहीं मानेंगे, राजा नासिर अब्बास के भी अमल को नहीं मानेंगे। एक जिस दिन ये फैसला हुआ था, जो मेरे ज़राए हैं जिनसे मेरी बात हुई है, वो मैंने आज भी ये पूछा है, मैंने ये जो खदशात साकिब बशीर साहब के हैं जो आपके, ये मेरे भी थे जी, ठीक है, कि कल को ये खबर देखें गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा सूट क्या करता है, मैंने फिर वो कह रहा हूं गवर्नमेंट को इससे ज्यादा सूट करता ही कुछ नहीं है कि वो एक लेटर लिखे और सीधा वो लेटर लिखे महमूद खान अचकजई को कि जनाब आइए बैठकर मुज़ाकरात करते हैं, और उस मुज़ाकरात से पहले कहें जनाब आइए हम आपको अपोजिशन लीडर तस्लीम करते हैं, आइए आप मुज़ाकरत करें। इसी तरह राजा नासिर अब्बास को भी लिखे कि आइए मुज़ाकरत करते हैं। अगर उनके मुज़ाकरात को नहीं मानते तहरीक इंसाफ के हाथ से अपोजिशन लीडर भी गया, तहरीक इंसाफ के हाथ से अख्तर मेंगल भी गया, राजा नासिर अब्बास भी गया, तहरीक इंसाफ के हाथ से महमूद खान अचकजई भी गया, तहरीक इंसाफ रह गई अकेली। और अगर तहरीक इंसाफ मान लेती है, अगर तहरीक इंसाफ मान लेती है तो फिर ठीक है, एक गोल या वो कर देंगे या वो कर देंगे, लेकिन हम यहां पर बैठकर जितनी मर्जी बातें कर लें, हम लस्सी को जितना मर्जी लें ना, जितना मर्जी कर लें, जितना मर्जी इसमें पानी डाल लें, ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक महमूद खान अचकजई जो है उनका कोई बयान नहीं आता, या जिस अभी तक मैं फिर वही कह रहा हूं, अभी तक सिर्फ वजीर आज़म पाकिस्तान ने जुबानी का है, अभी तक मुज़ाकरात की दावत किसी को नहीं दी गई। एक बाज़ाब्ता दावत होती है, चलिए स्पीकर साहब बुला लेते हैं, आए जनाब आज मेरे चैम्बर में आ जाए, वजीर आज़म साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई है, आइए बैठे, आपके क्या मुतालबात है, मुलाकात करनी है, चलें जी मुलाकात कर लें, कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। ठीक है साकिब साहब, आप क्या कमेंट करना चाह रहे हैं इसमें? तारड़ साहब इसमें जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उनका बड़ा तवील जो है वो इजलास हुआ है, और उस इजलास में ये फ़ैसला हुआ है कि एक तो जो उसूली तौर पर उन्होंने जो वज़ीर आज़म की तरफ से मुज़ाकरात की दावत थी उस पर भी मुशावरत हुई, और उस पर उन्होंने उसूली तौर पर इत्तेफाक किया है कि जो दरपेश जो मसाइल हैं सियासी तौर पर, माशी तौर पर, अमन व अमान के हवाले से, इस पर एक नए मिसाक की ज़रूरत है, और नए मिसाक में अपोजिशन मुस्तकबिल में शफाफ इंतखाबात, मुत्तफ़िका नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री, पार्लिमानी बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हुकूक की पासदारी, आइनी और जमहूरी इक़दार की मजबूती के लिए डायलाग के लिए तैयार है। यानी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अपना जो मौक़िफ़ है वो उन्होंने अपने पॉइंट्स देकर ये कह दिया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब इसके बाद साकिब साहब बात ही खत्म होगी ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, इसके बाद तो बात ही खत्म। अब उस पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में मौजूद हैं असद कैसर साहब भी, जो इस मीटिंग का हिस्सा है। अब बात तो मैं फिर वो कह रहे हैं, ये वो सारी जो एक थी ना फजा खत्म हो गई। अब वाज़ेह हो गया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कहा जी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, और ये चीज़, अच्छा जो उन्होंने चीज़ें कही हैं इनमें कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो आइन से खिलाफ हो, जो गैर कानूनी हो। है जी कोई गैर कानूनी इसमें जी साकिब साहब? बिल्कुल कोई नहीं है। तो अब तो इन्हें एक मिनट लगाना चाहिए। गवर्नमेंट को सूट करता है, आप मुझे पहले बताएं, फिर साकिब साहब से भी ये पूछता हूं कि गवर्नमेंट को सूट करता है कि पैरोल पे रिहा कर दें जो कोट लखपत जेल वाले हैं, या फिर मुज़ाकरात हो? पैरोल पे रिहाई की बात किसी और ने की है। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को सूट करता है कि मुज़ाकरात हो, कोई रिलीफ बानी पीटीआई को मिले, गवर्नमेंट को सूट करता है? कभी भी नहीं। साकिब साहब, गवर्नमेंट को सूट करता है कि कोई भी मुज़ाकरात हो और बानी पीटीआई को कोई भी रिलीफ मिले? नहीं, सूट तो नहीं करता, लेकिन ये जो फवाद चौधरी ग्रुप है ना, इस ग्रुप को सिर्फ हम फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद की हद तक नहीं देखेंगे। ये ग्रुप जो है वो, आपको याद होगा फवाद चौधरी साहब हमारी ही इस शो में आए थे, एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल हुआ था कि आपकी लाहौर में हॉस्पिटल में मुलाकात कैसे हुई, तो उन्होंने जवाब दिया था जो जैसे मुलाकात होती है ऐसे ही हुई है, आप जो समझ रहे हैं वही बात है। तो इसका मतलब यह है कि ये ग्रुप अपने तौर पर ये सारा कुछ नहीं कर रहा, इस ग्रुप के पीछे कोई वजह है। तो इससे मुझे लगता तो है जिसकी पर्दादारी है। ठीक है साकिब साहब, यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। मौलाना फजलुर रहमान साहब की अगर बात की जाए तो सूरत हाल ये है कि बिल्कुल भी उनके मौक़िफ़ में नरमी नहीं आ रही है। अब नरमी ना आने की वजह मौलाना फजलुर रहमान साहब की सख्ती इतनी है लहजे में, या फिर उनकी तबीयत में, या फिर उनके मौक़िफ़ में कि हुकूमत कोशिश ही नहीं कर रही उनसे कांटेक्ट करने की, या पसे पर्दा कांटेक्ट किया जा रहा है और मौलाना साहब मान नहीं रहे हैं। मौलाना साहब हुकूमत के हवाले से बारहा कह चुके हैं और आए रोज़ अब ये बात कर रहे हैं कि आप लोगों की जो नशिस्तें हैं वो भी बड़ी हैं, तो वो भी आप लोगों ने खरीदी हैं और आपकी नशिस्तें भी दुरुस्त नहीं हैं और आपने अक्सरियत हासिल की है, वो भी जाली अक्सरियत है। मौलाना साहब ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। एक साल पहले तुम्हारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं, तो एक साल के बाद 2/3 अक्सरियत कहाँ से पैदा हो गई? कोई इलेक्शन हो गए जिसके बाद नए नतीजे सामने आ गए। उस वक्त आपके पास अक्सरियत नहीं थी और अब आपके पास अक्सरियत आ गई। तो माना यह है तुमने खरीदे हैं मेंबर। 27वीं आईनी तरमीम, इसको हम तस्लीम नहीं करते। एक मुकम्मल इस्लामी जमहूरिया बनाने के लिए इस महाज पर हमारी जद्दोजहद जारी। तो मौलाना साहब की एक बहुत सारी खूबियाँ हैं। खूबी यह है कि उनका मौक़िफ़ जितना भी सख्त हो उनकी ज़ुबान उतनी नरम होती है और अपना वो मैसेज बड़े क्लैरिटी से पहुंचा देते हैं और इसमें भी बड़ा क्लियर मैसेज है खुसूसी तौर पर हुकूमत के लिए। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका सर। मौलाना साहब जो हैं उनका मौक़िफ़ बिल्कुल भी नरम नहीं हो रहा है और हुकूमत कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर रही। बड़े अच्छे ताल्लुकात समझे जाते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के भी, पीपल्स पार्टी के भी, वो एफर्ट ही नहीं कर रहे कि मौलाना साहब थोड़ी सी नरमी दिखाएं। हम इतनी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, सारे लोग हमारे खिलाफ हैं, ऑपोजिशन वाले, आप तो थोड़ी सी नरमी दिखाएं। उनकी अपनी हरकतों की वजह से लोग उनके खिलाफ हैं। देखिए, ये तो अब बिल्कुल ओपन बात है ना कि ये जीते हुए नहीं है और इवन जो जहाँ पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसले कर दिए वो जिस अंदाज में हुए हैं वो भी सबको मालूम है और बाकी जो केसों को जानबूझ के पेंडिंग रखा गया, हालांकि 180 डेज में होना था जी, वो भी सबको पता कि वो क्या उसमें जो ना मैकेनिज्म है। एक लेजिटिमेसी का इशू जो है वो ऐसा इशू है कि बाकी हमको कोई इनके साथ एतराज नहीं है, हमारा इनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। पहला इख्तलाफ ही लेजिटिमेसी के हवाले से और फिर लेजिटिमेसी के साथ साथ जो है जिस तरह से जो है ना वो आगे वो बढ़ रहे हैं और जिस तरह से वो शब खून मार रहे हैं दस्तूर पे और कानून पे, तो ये मतलब मुल्क को नुकसान दे रहा है। बाकी हमारा कोई इनके साथ जायदाद का तकसीम का झगड़ा थोड़ी है। कामरान साहब, एक फैसला आया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, वो फैसला आपके नोटिस में है ही। उस पर आज एहसन बून साहब ने भी बड़ी धुआंधार गुफ्तगू की मीडिया से और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो अपना बयान वापस लें। लेकिन लग ये रहा है सोशल मीडिया को हम देखें तो बड़ी लड़ाई तेज़ हो गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वर्सेस मुस्लिम लीग के बहुत से लोग जो हैं उनके बयानात भी और बाकी चीज़ें भी, वो आपस में आपको खुद ब खुद पता चल रहा है कि नून और शीन एक जगह पे नहीं है। वो ठीक है, एक मैग्नेट पावर है जिसने उसको सब चीज़ों को जो है वो इकट्ठा रखा हुआ है, मगर नहीं ये मुझे समझ नहीं आई। आपने कहा नून और शीन आप किसको कह रहे हैं? ये एहसन भून साहब को कह रहा हूँ और नून को कह रहा हूँ। नहीं मुझे समझ नहीं आई, थोड़ा सा मेरी भी समझ इतनी है ना, जितनी मेरी समझ है मैं उसी तरह से बयान करता हूँ। एहसन भून साहब शीन में है या नून में है? ये समझा दें। वो जो ई से शुरू होता है उसमें। अच्छा जी साकिब साहब। अच्छा कामरान साहब, एक तो ये बताइएगा ये प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस, इस पे जो कानूनी तौर पर आपका मौक़िफ़ क्या है? जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कह रही हैं कि पैरेलल जो है वो एक अदालती निज़ाम खड़ा करना है, या जिस तरह वकला की तंजीमें कह रही हैं, कि क्या वाकई ही इसी तरह ही है कानूनी लिहाज से? ये बताइएगा। कानूनी लिहाज से इसमें दो मामला हैं। एक तो पैरेलल जो है ना अदालती निज़ाम खड़ा करने की कोशिश है। पहले तो अदालतों का बेड़ा गर्क कर सकते थे, वो हो गया। अब वो एक पैरेलल निज़ाम जो है ना वो खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मगर इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम भी बता दूं, ये बड़ा जो है ना कम हुआ करता है कि किसी कानून को उसकी इंटरम स्टेज पे उसको मुअत्तल कर दिया गया। ये भी आपने कम देखा होगा। ये मतलब आपने फाइनल रिलीज जो है वो इंटरम स्टेज पे दे दी है, तो ऐसा नहीं होता। गो के कानून गलत है, सिरे से गलत है ये जो कुछ किया जा रहा है। और उसके साथ एक वो
उसी तरह से फोर्स बनाने की कोशिश की जा रही है जिस तरह से भुट्टो साहब ने शायद बनाई थी। तो पंजाब हुकूमत को भी शायद उसी तरह के कुछ ख्यालात जो है ना, वो एक अपनी फोर्स जिसमें अपने लोग हों, अपने हर तरह के जो ना मामला उनके कंट्रोल में रहे, तो उसी टाइप की फोर्स भी बनाने की। तो ये है कानून गलत है सिरे से, मगर इसकी गलत होने के बावजूद जो ना आम तौर पे ये नहीं हुआ करता। खास तौर पे आप कह लें जब अब अदलिया की अपने ऊपर आई है बात और बहुत ज्यादा आई है, तो फिर इम्प्लीमेंटेशन भी जो ना उस कानून की सस्पेंड कर दी है। आम तौर पे ये नहीं होता कि इंटरम स्टेज पे। कामरान साहब, इसमें दो चीजें, दोनों काम गलत हैं सर। दो चीजें हैं, क्या ये मामला आईनी अदालत में नहीं जाना चाहिए था? उसमें ऐसा है कि हाईकोर्ट में तो हाईकोर्ट का वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया है, वैसे तो उन्होंने साथ इसमें कटरन भी लगा दी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनेगा, मगर यहाँ पे सब जगह पे ये एक्सीड कर दे। जो 27th अमेंडमेंट में किया है उसमें सारी हाई कोर्ट जो है ना उससे आगे बढ़ के जा रही हैं। अभी तक वो उसकी जिधर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं भी बने हैं उससे आगे निकल गए। अब अगर वो मजीद अगर आपके ख्याल में जो दूसरा ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की हाई कोर्ट के अंदर की बात कर रहा, फिर इसके अगेंस्ट जो अगर पिटीशन फाइल होनी है वो आएंगे अदालत। तो अगर फर्ज करें इस इंटरम ऑर्डर के खिलाफ कोई आना चाहे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में आएगा। मतलब कि ये इस अदालत की जुरिस्डिक्शन थी ये फैसला करना, ये आईनी अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं थी? उसमें बेंच बनता, फिर हाई कोर्ट का वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनता, फिर उसकी जुरिस्डिक्शन होती। अच्छा, ये कानून गलत है, ये मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ। अच्छा कामरान साहब, पीछे तो कोई भी हटने के लिए तैयार नहीं है। जिन्होंने कानून बनाया वो भी कहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहिए, और दूसरी तरफ अदलिया जो है वो अपनी एक दलील दे रही है। ये तो अगले दिनों में, आने वाले दिनों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कौन। अब ज़रा बात कर लेते हैं, एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी बहुत सी चीज़ें सामने आई जो कराची में हुई, जिसमें तमाम उलमाए कराम शामिल थे और मौलाना साहब उसके भी रूहे रुवां थे। उसमें भी जो चीज़ें जो डिस्कस हुई वो बड़ी सख्त सी थी। आप क्या देख रहे हैं आने वाले जो दिन हैं उनमें ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, मौलाना साहब की गुफ्तगू, मुख्तलिफ लोगों की गुफ्तगू, मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र की गुफ्तगू, ये सारी चीज़ें देख कर, और तो आपको क्या नज़र आ रहा है आने वाला वक्त कोई मसालहत की तरफ जा सकता है, या हुकूमत सोच सकती है कि कोई चीज़ें चेंज करके हम मसालहत की तरफ जाएँ? देखिए, जितनी देर होती जाएगी वो फिर वक्त वो चीज़ें उतनी सख्त होती जाएंगी, सब हार्ड लाइनर हो जाएंगी और फिर मामला अल्टीमेटली कहीं पे हाथ से भी निकल सकते हैं। अब भी वक्त है कि इसको आगे बढ़ा जाए, और इसका हल भी मौलाना ने खुद ही बताया कि नए इलेक्शन, मगर नए इलेक्शन के साथ फ्री और फेयर इलेक्शन। अगर 2024 का इलेक्शन दुरुस्त नहीं था तो 2018 वाला भी जो है ना दुरुस्त नहीं था। इस तरह की जो है ना खुदा के वास्ते हमारी जान छोड़ दें, इस तरह के जो हम पे जो है ना मुख्तलिफ तरह के इलेक्शन और उसके नताइज जो है ना इम्पोज कर दिए जाते हैं, वो न किया करें। ये सिलेक्शन वाला इलेक्शन जो है ना ये बंद होना चाहिए। ये जिस दिन सिलेक्शन वाला इलेक्शन बंद हो गया उसके बाद हमारा टेक ऑफ, इस मुल्क का टेक ऑफ शुरू हो। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर रही है, JUI ने कोई फैसला किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें दो तरह के आपको जो है ना बयानात नजर आ रहे हैं। हमको तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रही कि कौन से वाले वो। एक जो है ना कोई आके कहता है कि मुज़ाकरात करने, और दूसरा आके कहता है कि नहीं जी वो हमने सीट पावर का उसमें शो करना। तो अब पता नहीं, अब वो उनको अपना पहले जो ना वो पता करना चाहिए कि वो किस रास्ते पे चलना चाह रहे हैं। बाकी जहाँ तक JUI का मामला रह गया, JUI जो है ना वो मौलाना सिंध के दौरे पे निकल चुके हैं। हमने जो शूरा के इजलास में फैसला किया था कि पहले जो ना हम मामलात को, माहौल को थोड़ा सा इस तरह से दौरों के जरिए जो है वो गरमाएंगे, और उसके बाद फिर देखते हैं कि माहौल क्या बनता है। अच्छा कामरान साहब, क्या मुस्लिम लीग नून को मुज़ाकरात की ज़रूरत है? उन्हें सूट करता है इस वक्त मुज़ाकरात करना? नंबर 1। नंबर 2, तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 8 फरवरी को योम स्याह का नाम दिया है और योम स्याह मनाने का ऐलान किया है। आप लोग शामिल होंगे? वैसे तो ये हम इस इलेक्शन को तो नहीं मान रहे, मगर ये योम स्याह जो है ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी मनाएं। अगर इलेक्शन हुआ तो पूरे पाकिस्तान में उन्होंने ऐलान किया जी, तो फिर उस इलेक्शन के खिलाफ भी फिर उस असेंबली में उसका अगर ऑडिट करवा लेते
और उसका नतीजा आ जाता है वो देखिए हमने ऑडिट करवाया और उसका नतीजा ये आया है। हमारे यहाँ भी जो है ना ये स्टाम्प पेपर हमारे वाले लोग भी देखे आए हुए हैं, उसमें आपको सबको पता है कि स्टाम्प पेपर किस किसने दिए, पीटीआई के दोस्तों को भी पता है। जब ये मामला अगर वो उसमें क्लियर हो जाता तो फिर जो है ना वो ज्यादा ताकत के साथ ये कह पाते, जेयूआई भी साथ खड़ी होती, बाकी लोग भी साथ खड़े होते, मगर वो कहते हैं कि नहीं वो वाला मीठा है वो बिल्कुल ठीक है, जो कड़वा है वो ठीक नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं जी, कुछ दीगर में उस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। जो ख़त लिखा गया है उस पर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, ये ख़त लिखा गया है और ख़त वैसे बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा, क्योंकि पैरोल पर रिहाई की बात हो रही है और उन्हीं लीडरान की बात हो रही है जो कोट लखपत जेल में कैद हैं और बानी पीटीआई के बाद सबसे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान वो बिलाशुबा समझे जाते हैं। अगर उनकी रिहाई होती है वो बानी पीटीआई के पास जाते हैं और फिर हुकूमत से भी बात करते हैं तो शायद कोई रास्ता निकले। लेकिन आपकी जमात जो है वो कैटेगोरिकली ये कह रही है कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम इस तरह के किसी ख़त को ओन नहीं करते हैं। तो अगर कोई रास्ता निकलेगा भी तो पीटीआई उसको ओन नहीं करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने अपने शो में लिया। सर, गुजारिश ये है कि जिस तरह पहले मैं बात सुन रहा था राना अजीम साहब की भी, जो मुज़ाकरात या जो मुफ़ाहमत की बात हो रही है उसके 3 किरदार हैं। एक तो इमरान खान है, दूसरे हुकूमत वक्त है, तीसरी एस्टैब्लिशमेंट है। इमरान खान साहब पाबंद सलासल हैं, उनकी जुबाबंदी है, सियासी बयान वो दे नहीं सकते, मुलाकात उनकी किसी से है नहीं और ना मुलाकात करवाई जा रही है। और अब तो ये भी हुक्म सादिर कर दिया गया कि 8 फरवरी तक इमरान खान साहब के साथ कोई मुलाकात नहीं हो रही। तो जो मुज़ाकरात जो इनिशिएट होने हैं वो कम अज़ कम जो है अडयाला जेल से तो नहीं हो रहे, क्योंकि उनसे तो आपने मुलाकात बंद कर दी। हुकूमत वक्त जो है वो मुज़ाकरात का बार बार कह रही है कि जी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? इमरान खान इज वेरी मच क्लियर ऑन हिज एजेंडा कि वो कहते क्या है। वो कहते हैं मुज़ाकरात स्टार्ट होंगे, सबसे पहले आप 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के ऊपर आ जाएं कि वो उसका जो मैंडेट मेरा चोरी हुआ वापस किया जाए। फिर वो कहते हैं मुज़ाकरात किस चीज़ के ऊपर होंगे? वो कहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती को कायम किया जाए, सारे लोग अपने हदूदों को यूथ के अंदर आ जाएं जो आइन के अंदर लिखा गया है, सियासतदान जो है उनको जो पास डेजिग्नेट की। नहीं बैरिस्टर साहब, सॉरी टू कट यू, लेकिन यहाँ पर अब मेज़ के दूसरे तरफ वैसे भी वज़ीर आज़म साहब ने इमरान खान साहब को तो बिठाना ही नहीं है। उन्होंने इमरान खान साहब के 2 नुमाइंदे हैं, एक हैं अलामा राजा नासिर अब्बास साहब और दूसरे महमूद अचकज़ई साहब। उनको बिठा लेंगे तो वो दोनों बैठे हुए इमरान खान साहब की नुमाइंदगी कर रहे होंगे, वो तो ज़रूरत ही नहीं है। आप दो चीजें मिक्स कर रहे हैं, दो चीजें मिक्सअप कर रहे हैं सर। एक तो ये है कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक फोरम है जिसको लीड कर रहे हैं महमूद खान अचकज़ई साहब और अलामा नासिर अब्बास, जिनको तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के हवाले से इमरान खान साहब ने पूरा इख्तियार दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन अपने फैसले करने की खुद मजाज है और इस्तेकाक रखती है जो भी उन्होंने करना है, और वो फैसले इमरान खान की मुशावरत के बगैर नहीं हो सकते। अब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ पीटीआई नहीं है, उसके अंदर और भी बहुत सारी ऑपोजिशन जमातें हैं और जो नहीं है उनके साथ राब्ते किए जा रहे हैं। इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते किए जा रहे हैं। हम सादा सा सवाल आपसे पूछ लेते हैं, अगर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान फैसला कर लेती है कि मुज़ाकरात शुरू करें और उन मुज़ाकरात में वो जो भी फैसला करते हैं क्या तहरीक इंसाफ उसे ऑन करेगी? सादा सा सवाल करते हैं, इतना लंबा जाते हैं नहीं ना। जी 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 राना साहब, बिल्कुल इसके ऊपर एक मुकम्मल मुशावरत हुई, डिटेल्ड बात हुई इस चीज़ के ऊपर। और जो पहले मैं बात कर रहा था तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, दे हैव मेड इट वेरी क्लियर टू द पब्लिक ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस के बात का आगाज क्या है। बात का आगाज है 26वीं 27वीं आईनी तरमीम को रोल बैक किया जाए,
बात का आगाज है 8 फरवरी 2024 के मैंडेट को जो चोरी हुआ उसको आगे मुर्तजा साहब भी बात कर रहे थे, उसको लेकर आया जाए। बात का आगाज जो है जो जहां से शुरू होनी है। सर जी मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, देखें अवाम सुनना चाहती है। आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जिसमें आपके असद कैसर साहब भी मौजूद हैं, बाकी लोग मौजूद हैं, उस फैसले को तस्लीम करेंगे? वो जो फैसला करेंगे बस हाँ या ना में बता दें सर, बाकी अगले सवाल पे आए ना आप आपसे भी और खबर लें। बिल्कुल, जो मैंडेट दिया गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को, उसके अंदर रहकर जो वो फैसला करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको ओन करेगी। ठीक है साकिब साहब, इसमें ये बताइएगा कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो तो आमादगी का इजहार कर चुके हैं कि हम मुज़ाकरात के हवाले से, उन्होंने मुख्तलिफ़ डायमेंशंस दी हैं उसमें कि क्या क्या किन किन ग्राउंड्स पे हम जो है वो मुज़ाकरात करेंगे। आप ये बताइएगा कि ये जो फवाद चौधरी ग्रुप है वो कोटलखपत जेल पैरोल रिहाई की जो बार बार जो है वो बात कर रहे हैं, तो पीटीआई उससे डिस्टेंस क्यों कर रही है? या पीटीआई जो है वो मुख्तलिफ राय रखती है कि उन्होंने मुस्तरद किया है मुज़ाकरात को, और ये एक अजीब सी खिचड़ी सी नहीं बन गई या बन रही है? देखिए, गुजारिश ये है कि जो कोटलखपत के असीरान हैं उन्होंने एक खत भी लिखा और वो वहाँ पे अपनी जेल है वो बड़ी जवामर्दी के साथ सारे काट रहे हैं, और उनकी तरफ से कभी इस तरह का कोई पैगाम नहीं आया कि हमें आइन या कानून के मावरा कोई हमसे ट्रीटमेंट किया जाए। उनको कन्विक्शंस भी आई हैं, उसके खिलाफ वो अपील्स के अंदर भी जा रहे हैं और ये उनका हक है, और वो हमारे असासा हैं और पार्टी के मामलात को बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं, और वो जो फैसला करते हैं उसके अंदर आप समझ लें कि इमरान खान साहब की मुशावरत शामिल होती है, और जो भी वो करेंगे। और बाकी जिस तरह बात रही, कुछ साहिबान जो हैं वो बात कर रहे हैं जो इस वक्त शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज हमारे पास है उसका हिस्सा नहीं है, तो उस हवाले से उनकी बात के हवाले से तो मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता। नहीं, वो बात दुरुस्त है कि नहीं? अगर आपको फायदा होता है तो चाहे जो भी बात कर रहा है शख्स। देखें, अगर फायदा लेने की बात होती तो बड़े आराम से इमरान खान साहब आज से 2-2.5 साल पहले फायदा ले सकते थे। ये सारे जितने असीरान हैं, आपने देखा नहीं 9 मई के बाद जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो दूध का धुला हो गया। मुराद राज साहब की उस वक्त के डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब ने बड़ी एक लंबी चौड़ी फोन कॉल्स की लिस्ट दी थी कि जी ये बंदा यहाँ मौजूद था, इस बंदे ने इस जगह पे अटैक किया। आज कोई नाम लेता है, उसका तो फायदा लेना होता तो ये सारे 9 मई के फौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते और फायदा ले लेते, लेकिन वो आज एक नजरिए के साथ खड़े हैं, अपने एक असूल के साथ खड़े हैं, इमरान खान के पाकिस्तान के हवाले से विजन के साथ। बैरिस्टर साहब, आप जाते रहते हैं अडयाला, सारे केस देख भी आप रहे हैं। अब 2 केसेस ऐसे हैं जिनमें उन्हें कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी साहब पर तो अभी जिरा नहीं हुई, या उनको उन केसों में अभी उन तरीके से शामिल तफ्तीश हैं, जो भी आप इसको लफ्ज़ के इस्तेमाल करते हैं, जो और 2 और केस हैं, वो क्या केस जानबूझ के रखे गए हैं कि कोई मामला शाह महमूद कुरैशी साहब ना माने तो फिर उसमें ये हो जाए? ये क्या बात है? इतने अरसे से एक आदमी गिरफ़्तार है, जेल में है, और उसी दौरान में उन दूसरे केसेस के 2 केसेस के ट्रायल भी हो रहे हैं, तो किस तरह हो सकता है कि उनको उस ट्रायल में ना रखा जाए? देखिए, गुजारिश ये है, जो 9 मई के केसेस हुए उनके अंदर FIR हुई, FIR के अंदर कुछ लोगों को नामजद किया गया और कुछ को नामालूम के तौर पर रखा गया। बहुत सारी FIRs हैं जिनके अंदर बाद में नामालूम के अंदर लोगों को नामजद किया गया। इसी तरह के ये 2 केसेस शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से सामने आए जिनके अंदर नामालूम के अंदर इनको रखा गया, लेकिन जब चालान सबमिट हुआ तो चालान के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से कोई बात सामने ना आई, और उस हवाले से भी उन केसेस का ट्रायल ना चल सका। मेरा ये ख्याल है कि कानून की नजर से अगर इस चीज को देखूं तो शाह महमूद कुरैशी साहब उन दोनों केसेस के अंदर बरी तस्वुर किए जाएंगे, क्योंकि चालान के अंदर उनकी हद तक ना तो उनको गिल्टी डिक्लेयर किया गया और ना ही उनका किसी किस्म का कोई रोल मुतय्यन किया गया। तो मेरा ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर इसी तरह ये मामला चलते रहे तो बहुत जल्द शायद
जो है जेल से बाहर होंगे। आप कह रहे हैं वो वैसे ही रिहा हो जाएंगे, शायद पैरोल की जरूरत ही नहीं रहेगी। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में। वैसे साहब एक सवाल पूछ लेते हैं बैरिस्टर साहब, चूंकि केस को देख रहे हैं ना बैरिस्टर साहब, कब तक रिहाई है मुमकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की? वो कह रहे हैं बहुत देखिए, अगर तो आइन और कानून की बात की जाए तो सिर्फ शाह महमूद कुरैशी आप इस तरह करें, इस तरह की बात कर लें जो आजकल शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ आइन और कानून के मुताबिक ही उनके साथ हो रहा है, तेजी से उन्हें इंसाफ मिल रहा है, तो कितने अरसे तक आप देखने रहे? मेरा ये ख्याल है कि शाह साहब शायद 2 या 3 महीने के अंदर जेल से बाहर होंगे। कब तक? 2 से 3 महीने। 2 या 3 महीने मैक्सिमम। अच्छा चलें, ठीक है बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।